जीएसटी में हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में, जो कि सेक्शन 15(1) से शुरू होता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू, यदि बायर और सेलर का आपस में रिलेटेड नहीं है और उसका प्राइस वास्तव में सप्लाई के लिए दिया गया है, ठीक है, सोल कंसिडरेशन है, तो फिर उस सिचुएशन में वो ही कंसिडरेशन माना जाएगा और वही ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा, उसी पर जीएसटी लगेगा। यहाँ पर 15(2) बोलता है कि एडिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चीज़ें को ऐड करेंगे, तो यानी कि डीटी आईएसआई को ऐड करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी टीसीएस केरला सेस को छोड़कर ड्यूटी एंड टैक्सेस सारे के सारे ऐड करते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट, यदि सप्लायर लायबल है उसके बदले में अगर बायर पेमेंट कर रहा है तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी कि पैकिंग लोडिंग आदि जो भी टाइम ऑफ सप्लाई तक हुए हो वो सारे ऐड हो जाते हैं। सब्सिडी, जो कि प्राइस से रिलेटेड हो लेकिन गवर्नमेंट ना दिया हो, ठीक है, प्राइस से रिलेटेड हो लेकिन गवर्नमेंट ना दिया हो, वो भी ऐड होता है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, डिले इन पेमेंट पर लागू होता है। सप्लीमेंट्री इनवॉइस के माध्यम से ये सभी शामिल किए जा सकते हैं। लोन, डिपॉजिट, एडवांस पर इंटरेस्ट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर क्या माना जाएगा, पेमेंट रिसीव करने का डेट माना जाएगा, किस चीज़ को, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टीज वगैरह के केस में। 15 का 3 बोलता है डिडक्शन, डिस्काउंट का। डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई से घटाया जा सकता है यदि सप्लाई करने से टाइम ऑफ सप्लाई से पहले दिया गया हो, लेकिन अगर टाइम ऑफ सप्लाई के बाद दिया गया हो तो एसएएलआई का शर्त पूरा करना पड़ेगा। एसएएलआई का मतलब होता है कि इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कम से कम एग्री तो होना चाहिए भैया। टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम तुम दिए नहीं थे डिस्काउंट, बात अलग है, लेकिन एग्री किए थे कि अगर तुम 10,000 क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदोगे तो फिर मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा 20% का ओवरऑल पे, ठीक है। तो ये एग्री तो था ना एटलीस्ट। लिंक टू इनवॉइसेस, ठीक है, और आपका आईटीसी रिवर्सल बाय रिसिपिएंट करना पड़ेगा। 15(4) बोलता है कि प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो यदि कंसिडरेशन पूरी तरह से मनी में नहीं है तो नीचे दिए गए रूल लागू होते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू वाला रूल, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन में ओपन मार्केट वैल्यू या फिर लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी का रूल। रूल 27 बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू है वो ले लो। रूल 28 बोलता है कि भाई आरपीडीपी है तो 28 साल का आपका रिलेटिव है, रिलेटिव भैया है, मान लो 28 साल का आपका कोई, तो रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन उसको बोलो ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड। या तो मार्केट वैल्यू है या फिर लाइक काइंड में तुम कितने में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको अपनी बाइक बेच रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ओपन मार्केट वैल्यू उसका कितना होना चाहिए, फिर लाइक काइंड का कितने में देते हो उतना मेरे को दे दो, ठीक है। दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 29 बोलता है, रूल 29 बोलता है एजेंट ट्रांजेक्शन का ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ अनरिलेटेड प्राइस। तो अल्टीमेट किसी न किसी अनरिलेटेड सप्लायर को तो बेचोगे ना, उसका 90% या फिर ओपन मार्केट वैल्यू जो भी देना है दे दो। रूल 30 बोलता है कॉस्ट का 110% और 31 बोलता है रेजिडुअल मेथड। सप्लायर को ऑप्शन है रूल 29 का 90% वाला रूल यूज़ कर ले। सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि भाई 90% वाला रूल यूज़ कर ले। ये हम थोड़ी देर में जानेंगे ये सब चीज़ों को डिटेल में। प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पर एजेंट सप्लाई करता है, और एजेंट, फैक्टर, ब्रोकर, डीसीए जो बिक्री की गारंटी और भुगतान को सुनिश्चित करता है। इवन आरपी के बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है फिर भी रूल 27-28 लागू करे ताकि डिस्प्यूट से बचा जा सके। 27-28 लागू करेंगे तो डिस्प्यूट से बचा जाएगा। 15 का 5 बोलता है नोटिफाइड केस में स्पेशल वैल्यू का रूल, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं रूल 31A लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के केस में। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, यहाँ पर याद रहे कि ये गुड्स का जो डिफिनेशन देखा था तो गुड्स के डिफिनेशन में ये यहाँ पर क्या था इसका, तो सबसे पहले लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग जो होता है वो गुड्स में इंक्लूड होता है, ठीक है, पहली बात ये बताया गया। लेकिन उसके बाद जो भी एक्शनेबल क्लेम होता है, शेड्यूल 3 बोला कि जो भी एक्शनेबल क्लेम होता है अदर दैन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, अदर दैन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, वो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर रह जाएंगे। शेड्यूल 2 बोलता है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का सप्लाई करना आपका सप्लाई ऑफ जो है सर्विस माना जाएगा। तो लॉटरी के केस में भाई साहब आपको जीएसटी तो लगेगा। फेस वैल्यू और नोटिफाइड प्राइस जो भी दोनों में हायर हो उसका आप उसको मानो 128% तो 100% कितना, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी है इंक्लूसिव ऑफ माना जाएगा जीएसटी का। हॉर्स रेस 100% ऑफ बेट या टोटलिस्टर का अमाउंट। रूल 31 बोलता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में टोटल अमाउंट पेड जो भी है या फिर डिपॉजिटेड जितना सप्लायर ने किया है वो माना जाएगा। रिफंड, रिटर्न या वन अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में। कैशिनो के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल अमाउंट पेड, पेबल या डिपॉजिटेड को माना जाता है। रूल 32 की बात हम लोग करते हैं फॉरेक्स के बारे में। तो यानी कि फॉरेक्स आरबीआई रेफरेंस या स्लैब मेथड से, या फिर उसके बाद एक होता है आपका एयर टिकट, कमीशन बेस्ड वैल्यूएशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्शन, प्योर एजेंट और एक्सचेंज रेट, ये सारे के सारे हमको जानने हैं।
तो एक बार फिर से हम वैल्यूएशन रूल को समझते हैं। रूल 27 क्या बोलता है, जब कंसिडरेशन पूरी तरह से मनी में नहीं हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला गया कि ओपन मार्केट वैल्यू तेरे पास है तो फिर वही ले लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू में आपका कुछ गुड्स भी शामिल है, केवल मनी में नहीं है, तो मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का ले लो। और अगर ये भी नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू प्लस फेयर मार्केट वैल्यू, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का ले लो। और यदि ऊपर में कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है तो रूल 30 या 31 में चले जाओ, यानी कि 110% ऑफ द कॉस्ट या फिर रेजुरल मेथड लागू कर लो। रूल 28 बोलता है कि जब रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन जो 25 का 4 या 25 के बीच में है, उस पर बोला गया है कि भाई अगर तुम्हारा रिलेटिव है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले रास्ते से चले जाओ। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड एंड क्वालिटी के रास्ते से चले जाओ। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो रूल 30 वाला 110% ऑफ द कॉस्ट या फिर रेजिडुअल मेथड 31 वाला लागू कर दो। यहाँ पर एक प्रोविजो क्या बोलता है कि भाई आरपीडीपी का केस है रूल 28 वाला, तो फिर रिसिपिएंट आगे ओपन मार्केट वैल्यू पर सप्लाई करता है तो कोई फ्यूचर में कोई रिसिपिएंट है जो सब्सिक्वेंट सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, अनरिलेटेड कस्टमर को, तो अनरिलेटेड कस्टमर से उसने कितना प्राइस चार्ज किया, उसका 90%। ठीक है, फॉर सेम क्वालिटी सेम काइंड एंड क्वालिटी के लिए जो सप्लाई करता है भाई साहब वो, तो उसका 90% ले लो। यह सप्लायर जो है यह ऑप्शन जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ओपन मार्केट वैल्यू पर आपको नहीं चाहिए तो फिर ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोविजो टू फुल आईटीसी। यदि रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो इनवॉइस में डिक्लेयर्ड वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू बोला जाएगा, भले ही ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में क्यों ना हुआ हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पूरा आईटीसी मिलता है रिसिपिएंट को तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू पर ही माना जाएगा, डिक्लेयर्ड वैल्यू ही ओपन मार्केट वैल्यू माना जाएगा जो डिक्लेयर्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2025 में ये कंफर्म किया गया था कि फुल आईटीसी वाले मामले में डिक्लेयर्ड वैल्यू को ही मान्यता दी जाएगी, बशर्ते ट्रांजेक्शन बोनाफाइड क्यों ना हो। रूल 29 बोलते हैं प्रिंसिपल एंड सप्लाई के बीच जो वैल्यूएशन किया जाता है तो ये नियम तब लागू होता है जब एजेंट सप्लाई करता है ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला जो रूल था उससे वैल्यू अब सप्लाई किया जाएगा। यह ऑप्शन तभी लागू होगा ना जब ओपन मार्केट वैल्यू पर फ्यूचर में सेल करते हो। तो अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाएगा प्रिंसिपल एजेंट वाला तो 30-31 लगा दो, यानी कि 110% ऑफ द कॉस्ट या फिर रिजल्ट मेथड लगा देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रूल 30 और 31 के बारे में। यह रूल तब लागू होता है जब ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक क्वालिटी का वैल्यू उपलब्ध नहीं हो। तो यहाँ पर 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदी गई वस्तुओं के लिए और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 110% का लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस भी इंक्लूड होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस तो इंक्लूड होता ही, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता ही है। ठीक है, यदि किसी सेवा की लागत 10,000 है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 10% ऐड कर दो, उतना माना जाएगा। रेजिडुअल मेथड रूल 30 भी लागू हो सकता है या सर्विस के नेचर के हिसाब से सप्लायर स्वयं रूल 31 चूज कर सकता है कि भैया हमको रूल 31 ही लेने दो, क्योंकि हमारे पास बेस्ट जजमेंट मेथड है। सप्लाई की अनुमति है कि वह बेस्ट जजमेंट मेथड अपना सकता है, लेकिन सेक्शन 15 के रूल के हिसाब से आपका अनुरूप होना चाहिए। सप्लायर को रीजनेबल मीन से मूल्य निर्धारण करना होता है। रूल 31 विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में उपयोगी होते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड कंसल्टेंसी या फिर फ्रीलांस वर्क अगर आप करते हो तो। अक्टूबर 2025 तक का अपडेट हम लोग बात कर लेते हैं। रूल 30 और 31 को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कंपोजिट नेचर का है तो सप्लायर को रूल 31 चुनने की स्वतंत्रता है। ऐसे भी रेजिडुअल मेथड चुनने की स्वतंत्रता है ही। जीएसटी कंपोनियम में यहाँ पर बोला गया है कि वैल्यूएशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। रूल 31 को मैन्युफैक्चरिंग एंड रूल 31 को सर्विस सेक्टर के लिए रिकमेंड किया गया है कि रूल 30 में तुम जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला रूल, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और सर्विस के लिए आपका रेजिडुअल मेथड रूल ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सप्लायर ने रूल 31 अपनाया है और उसका तरीका सेक्शन 15 के वैल्यूएशन के से मेल खाता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सप्लायर को वैल्यूएशन का प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखना पड़ जाएगा अगर आपसे कुछ सवाल उठाया जाता है तो। रूल 30 बोलता है कि कॉस्ट का 110% जब ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड क्वालिटी उपलब्ध नहीं हो तो। रेजिडुअल मेथड नहीं बोलता है कि जब तेरे पास कोई भी मेथड नहीं होता है तो सप्लायर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो आप वैल्यूएशन का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखो और रेजिडुअल मेथड से आप वैल्यूएशन कर सकते हो। रूल 33 की बात करते हैं प्योर एजेंट के रूप में खर्च की कटौती। ये नियम सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए लागू होता है जहां पर सप्लायर किसी तीसरे पक्ष का भुगतान करता है रिसिपिएंट की ओर से। वह खर्च वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाहर रहा जा सकता है।
यहाँ पर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सप्लायर एक्ट एज प्योर एजेंट, सप्लायर रिसिपिएंट की ओर से तीसरे पक्ष को भुगतान करता हो। कौन करता हो? सप्लायर एज ए प्योर एजेंट किसी को पेमेंट करता हो। अमाउंट सेपरेटली इनवॉइस में दिखाया गया हो। गुड सर्विस प्रोक्यूर्ड एज एजेंट इन एडिशन टू ओन सप्लाई, खुद का सप्लाई के अलावा तुमने एजेंट के बतौर काम किया हो, पक्का ना पक्का। और कंडीशन ऑफ प्योर एजेंट डिफिनेशन में फुलफिल किया गया हो। ठीक है, तो प्योर एजेंट का डिफिनेशन क्या होता है? यदि एक व्यक्ति प्योर एजेंट तभी माना जाएगा जब रिसिपिएंट के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करते हो कि वह केवल प्योर एजेंट के रूप में काम करेगा, वह प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई टाइटल, कोई अधिकार नहीं रखता है, और वह सप्लाईज को अपने हित में उपयोग नहीं करेगा, खुद के इंटरेस्ट के लिए उपयोग नहीं करेगा। वह केवल एक्चुअल खर्च की जो भी राशि होगी वही आपसे क्लेम करेगा कि भैया इतना खर्च हुआ, मेरे को दे दो। ठीक है, रिम्बर्समेंट करवाएगा केवल। यदि ये सारी शर्तें लागू होती है तो जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा प्योर एजेंट का सर्विसेज। ठीक है, तो प्योर एजेंट का जो सर्विसेज होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, प्रोक्योर गुड्स पर टाइटल नहीं रखे, अपने इंटरेस्ट में यूज नहीं करे, और एक्चुअल ही जो है ना रिम्बर्समेंट क्लेम करेगा। तो ये सारे कंडीशंस पूरे करने वाला अगर आपका प्योर एजेंट है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसका खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी कि सप्लायर एक्ट एज प्योर एजेंट इनवॉइस में सेपरेटली बताया गया हो, इन एडिशन टू ओन सप्लाई हो, कंडीशन प्योर एजेंट का डिफिनेशन का पूरा करता हो। तो प्योर एजेंट में बोला गया है कि प्योर एजेंट डिडक्शन को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। रिम्बर्समेंट तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड होगा जब 4 की 4 शर्तें पूरी होती है। यदि सप्लायर ने मार्कअप या प्रॉफिट लिया है तो डिडक्शन नहीं दिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बोला प्योर एजेंट वर्सेस रिम्बर्समेंट केसेस में कोर्ट ने माना अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट की ओर से थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है और केवल एक्चुअल खर्च का ही रिम्बर्समेंट लेता है तो वो प्योर एजेंट माना जाएगा, लेकिन अगर सप्लायर ने उस खर्च पर कोई मार्जिन लिया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि नोटिफिकेशन 17/2015 बोलता है रूल 33 को लेकर लैंग्वेज को सिंप्लीफाई की गई ताकि कंप्लायंस में क्लैरिटी आ सके। अब इनवॉइस फॉर्मेट में प्योर एजेंट डिडक्शन के लिए अलग कॉलम अनिवार्य किया गया है। की टेक अवे रूल 33 केवल सप्लाई सर्विस पर एप्लीकेबल होता है। सभी 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए तब वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल रिम्बर्समेंट को ही प्योर एजेंट की पहचान माना है। अक्टूबर 2025 के बाद इनवॉइस में प्योर एजेंट डिडक्शन को क्लैरिटी देना अनिवार्य है। रूल 32 सब रूल 2 की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना। तो ये नियम उनके लिए लागू होता है जब व्यक्ति फॉरेन करेंसी खरीदता है या बेचता है, उसके लिए जीएसटी का वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का रूल निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? तो ऑप्शन 1 बोला गया है आरबीआई रेफरेंस रेट अगर आपके पास उपलब्ध होता है तो। आरबीआई रेफरेंस रेट है तुम्हारे पास तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर फॉरेन करेंसी से रुपीस का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो डीलर्स बाइंग रेट मल्टीप्लाई बाय जो आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट है, यही वैल्यू हो जाएगा। कितना आपको एक करेंसी एक यूनिट के लिए ले रहा है और कितना बाइंग रेट है उसका। अगर क्या बोलते हैं उसको फॉरेन करेंसी से रुपीज़ ले रहे हो तो फॉरेन करेंसी टू रुपीज़ टू फॉरेन करेंसी, रुपीज़ से फॉरेन करेंसी ले रहे हो तो जो भी तुम्हारा वैल्यू होगा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज इन रुपीज़, पैसा रुपये में तुमसे कितना लिया है। अगर तुमसे लिया है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज लिया है तो कितने यूनिट उसको दे रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो बाइंग रेट को, कितने यूनिट दे रहे हो क्योंकि फॉरेन करेंसी तुम्हारे लिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर तुम पैसा देकर फॉरेन करेंसी ले रहे हो तो जो भी आपने रुपीज़ में पेमेंट किया ना उसका 1% चार्ज कर लो। अगर दोनों ही करेंसी फॉरेन करेंसी है तो दोनों करेंसी को पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करो, फिर लोअर ऑफ द 2 आरबीआई रेट अप्लाई कर लो। ठीक है, लोअर ऑफ द 2 आरबीआई रेट अप्लाई कर दो। ऑप्शन 2 बोलता है आरबीआई रेट आपके पास उपलब्ध ही नहीं है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला गया, स्लैब बेस वैल्यूएशन लागू होता है। ठीक है, तो यानी कि एक्सचेंज वैल्यू अगर 1 लाख तक है भाई साहब तो मिनिमम 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज और 250। ठीक है, तो मिनिमम तो 250 लगेगा ही, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज 1 लाख तक है। तो अगर 1 लाख के ऊपर है 10,000 तक है तो पहले 1 लाख पर 1% सीधा 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो भी एक्सेस होगा उसका 0.5% लग जाएगा। एक्सेस होगा उसका 0.5% लग जाएगा। यानी कि अगर पूरा का पूरा 10 लाख होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 लाख तक तो 1,000 लगेगा ही लगेगा और बाकी 9 लाख पे 0.5% लग जाएगा, यानी कि 4,500 लग जाएगा, तो 5,500 टोटल लगेगा। और अगर एक्सचेंज वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो 5500 तो लगेगा ही लगेगा पुराना वाला, यानी कि 1 लाख तक 1% और मिनिमम 250, तो 1% 1,000 हो गया और बाकी 9 लाख पे 4,500, टोटल 5,500 हो गया। और जो भी आपका एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हो तो वो सिचुएशन में बोला गया है कि 10 लाख से ऊपर वाला जो एरिया है ना उस पर 0.1% लगेगा, 0.1% लगेगा। लेकिन मिनिमम 60,000 तो यहाँ पर टोटल मिला के लगेगा ही लगेगा अगर 10 लाख से वैल्यू का एक्सचेंज कर रहे हो तो।
ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नोटिफिकेशन 18/2015 ने आरबीआई रेफरेंस रेट को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर आरबीआई रेट पब्लिश नहीं करता तो ऑथराइज डीलर का रेट मान्य होगा सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन। जीएसटी पॉलिसी विंग ने बोला फॉरेक्स डीलर को निर्देश दिया गया है कि वो इनवॉइस में क्लैरिटी मेंशन करे कि कौन सा वैल्यूएशन मेथड अपनाया गया है, ऑप्शन 1 वाला या फिर ऑप्शन 2 वाला। यानी कि आरबीआई रेट उपलब्ध नहीं है और आरबीआई रेट उपलब्ध है, दोनों सिचुएशन में यहाँ पर बताया गया कि कौन सा रेट आपका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि आरबीआई रेट उपलब्ध है तो ऑप्शन 1 लागू करें, आरबीआई नहीं है तो ऑप्शन 2 लागू करें। और रुपीज टू फॉरेन करेंसी अगर करते हैं तो भैया रुपीज देकर तुम फॉरेन करेंसी ले रहे हो ना, तो हमेशा 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज, और दोनों अगर फॉरेन करेंसी है तो दोनों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो और लोअर रेट को चूज करो। अब हम लोग रूल 32 सब रूल 3 की बात करते हैं, एयर ट्रेवल एजेंट द्वारा टिकट का बुकिंग पर वैल्यूएशन। ये एयर ट्रेवल जो एजेंट होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए। तो डोमेस्टिक एयर बुकिंग का केस है तो सीधा बेसिक फेयर का 5% वैल्यू लिया जाएगा एजेंट के द्वारा, उस पर वो जीएसटी देगा। इंटरनेशनल टैक्स टिकट का बुकिंग है तो 10% ऑफ द बेस फेयर का उनका वैल्यू लिया जाएगा। बेस फेयर का मतलब होता है एयर फेयर जिस पर एजेंट को कमीशन मिलता है, बेस फेयर पर आपको कमीशन मिलता है। इसमें अन्य चार्ज जैसे फ्यूल चार्ज, एयरपोर्ट टैक्स, जीएसटी आदि शामिल नहीं होते हैं। अन्य चार्ज को आप एक्सक्लूड करोगे, शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एयर ट्रेवल एजेंट के लिए वैल्यूएशन को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है कि बेसिक फेयर को एयरलाइन द्वारा जारी किया गया फेयर ब्रेकअप से वेरीफाई किया जाना चाहिए। यदि एजेंट को एडिशनल इंसेंटिव मिलता है जैसे कि आपका बैक एंड कमीशन या परफॉर्मेंस बोनस, तो उससे अलग से डिक्लेयर करना होगा, उस पर जीएसटी अलग से लगेगा। कोर्ट ने माना कि एजेंट केवल इंटरमीडियरी है और एयरलाइन से कमीशन प्राप्त करता है तो रूल 32 सब रूल 3 के स्लैब लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रूल 32 सब रूल 3 हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एजेंट का खुद का एयरलाइन की तरफ फेयर तय करता है या मार्कअप जोड़ता है, खुद एयरलाइन की तरह तुम डिसाइड करते हो या फिर मार्कअप जोड़ते हो, तो भाई साहब रूल 27 के तहत जाओ, रूल 27 तहत की जाओ। रूल 27 क्या बोलता था कि जब कंसिडरेशन पूरी तरह से मनी में नहीं है, पहले तो मनी में तो ओपन मार्केट वैल्यू लो, ओपन मार्केट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू और लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी वाला, और ये दोनों नहीं तो कॉस्ट 110% या फिर रेजिडुअल मेथड से जाओ। अब लोग बात करते हैं रूल 32 सब रूल 4 के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर वैल्यूएशन। तो यानी कि बोला गया पॉलिसी टाइप के हिसाब से यदि इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जानकारी पॉलिसी होल्डर को दी जाती है तो जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज करोगे माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्शन को हटा दो, और ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट पोर्शन को हटा दिया तो अब वो वैल्यू माना जाएगा। यदि आपको जानकारी नहीं दी गई है तो पहले साल में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज को वैल्यू माना जाएगा और आगे आने वाले सालों में 12.5% प्रीमियम चार्ज को वैल्यू माना जाएगा। सिंगल प्रीमियम अगर एनुअल पॉलिसी का है तो 10% माना जाएगा, 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज को ही वैल्यू मान लिया जाएगा सिंगल प्रीमियम की बात होती है तो। यानी कि सिंगल प्रीमियम में सबसे कम वैल्यू ऑफ सप्लाई है। रिस्क पॉलिसी यहाँ पर बोलता है प्योर रिस्क कवर पॉलिसी के लिए वैल्यू प्रीमियम चार्ज माना जाएगा 15(1) के हिसाब से, तुम वैल्यूएशन करो 15 का 1 के हिसाब से जो वैल्यूएशन करो, जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उसी पे माना जाएगा। ठीक है, यहाँ भी बोला गया कि अगर इंश्योरेंस जो होता है कि किसी भी विकल्प को चुनता है तो पूरे साल में आपको वही बनाए रखना पड़ेगा। यदि एक बार चुना गया वैल्यूएशन मेथड उस वर्ष में बदला नहीं जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस वैल्यूएशन को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट पोर्शन को इंश्योरर द्वारा क्लियरली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पोर्शन को डिस्क्लोज करोगे तो वो फिर आपका क्या न हो जाएगा, ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट पोर्शन को माइनस कर दिया जाएगा। तो यूलिप प्लान में बोलता है कि क्लियरली बताना पड़ेगा। यदि पॉलिसी कंपोजिट नेचर का यानी कि रिस्क प्लस सेविंग है तो इंश्योरेंस को बाइफर्केशन देना होगा। ठीक है, रिस्क जो है ना प्लस सेविंग दोनों नेचर का है। तो यानी कि रिस्क पॉलिसी में क्या होता था, प्रीमियम चार्ज पर डायरेक्टली प्योर रिस्क पॉलिसी पर प्रीमियम चार्ज पर डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रीमियम चार्ज पर जीएसटी लग जाएगा। बोला गया है कि अगर दोनों कवर्ड होता है तो आपको बाइफर्केशन देना पड़ेगा। सेविंग पोर्शन पर 32 का 4 लागू होगा, रिस्क पोर्शन पर 15 का 1 लागू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की 32 का 4 अभी हम लोगों ने देखा कि 25% प्रीमियम चार्ज, 12.5% प्रीमियम चार्ज या 10% प्रीमियम चार्ज पर एप्लीकेबल होता है, और अगर इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी गई तब तो डायरेक्टली माइनस कर दो उसको जो प्रीमियम के अमाउंट में से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पोर्शन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो स्लैब वैल्यूएशन 25% 12.5% लागू नहीं होगा, लेकिन यदि डिस्क्लोज किया गया तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मान्य हो जाएगा। कोर्ट ने माना कि अगर इन्वेस्टमेंट पोर्शन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है
तो स्लैब बेस्ड वैल्यूएशन से ही तुमको जाना पड़ेगा। ये तो क्लियर सी बात है, लॉ स्टार्टिंग से ही ये चीज़ बोल रहा है कि वैल्यू ग्रॉस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्शन लिए लो, लेकिन ये वाला तुम रूल नहीं ले सकते हो अगर तुम इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं देते हो तो। ठीक है, तो डायरेक्ट 25% या 12.5% चार्ज होगा और एनुअल पॉलिसी में 10% चार्ज होगा। रिस्क पॉलिसी में प्रीमियम चार्ज जो भी बना रहेगा उस पर जीएसटी लग जाता है। अब हम बात करते हैं रूल 32 सब रूल 5 के हिसाब से सेकेंड हैंड गुड्स और रीपोजेस एसेट्स का वैल्यूएशन। ये नियम उसी पर लागू होता है जो यूज गुड्स को खरीदता या बेचता है, ठीक है, और उस पर जीएसटी लागू होने का सिचुएशन है। ठीक है, जैसे सेकंड हैंड गुड्स यूज एज सच या माइनर प्रोसेसिंग, एज सच इस्तेमाल करते हो सेकंड हैंड गुड्स को खरीदते बेचते हो, तो यदि परचेज पर आईटीसी नहीं लिया गया था तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो जैसे कैपिटल गेन निकालते हो ना, वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा। यह डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, जीएसटी पेबल होगा ही नहीं अगर कैपिटल गेन लॉस है तो उस सिचुएशन में सेकंड हैंड गुड्स के केस में। तो यानी कि यहाँ की बोला कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। उसके बाद बात करते हैं यदि परचेज पर आईटीसी लिया गया हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 के सेक्शन 15 के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई में इनवॉइस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड है वही वैल्यू माना जाएगा। रीपोजेस्ड ऑफ द गुड्स डिफॉल्टिंग बोरोवर से, यदि कोई व्यक्ति जैसे बैंक या एनबीएफसी का किसी डिफॉल्टिंग गुड्स को रीपोजेस करता है तो उस सिचुएशन में, यानी कि डिफॉल्टिंग बोरोवर है, किसी ने लोन लेके चीज खरीद लिया था, कार लैपटॉप वगैरह, और उसका लोन का चुकाया नहीं तो डिफॉल्टिंग बोरोवर वो हो गया। अगर आप उससे खरीदते हो तो ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर के हिसाब से परचेज प्राइस माना जाएगा। परचेज प्राइस को माना जाएगा, जो भी पैसा उसको दे रहे हो उसमें 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस कर दो। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही तुमने माइनस किया वैसे ही तुम्हारा वैल्यूएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस को वैल्यू माना जाएगा। यह वैल्यूएशन मेथड बोरोवर के डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है कि यह 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस कर दो। रूल 32 का सब रूल 6 बोलता है टोकन वाउचर या कूपन कि किस में स्टाम्प का वैल्यूएशन। तो बोला गया कि कोई व्यक्ति टोकन वाउचर या कूपन या स्टाम्प जारी करता है तो किसी वस्तु के गुड्स एंड सर्विस के बदले में रिडीम किया जाता है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ द गुड सर्विस या बोथ, यानी कि उतनी राशि जो रिडम्पशन पर संभव है वही टैक्सेबल मानी जाती है। ठीक है, तो 500 का गिफ्ट वाउचर माना जाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 माना जाएगा आपका। सेकेंड हैंड गुड्स पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि माइनर रिपेयर या कॉस्मेटिक चार्ज को यूज्ड एज सच माना जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था क्या कि सेकेंड हैंड गुड्स माना जाएगा आपका, इसको कोई भी माइनर रिपेयर भी करवा दिए तो वो सेकेंड हैंड ही माना जाता है। ठीक है, तो माइनर रिपेयर या कॉस्मेटिक चेंज को यूज एज सच माना जाएगा। रीपोजेस गुड्स पर वैल्यूएशन के लिए बोरोवर की इनवॉइस मैंडेटरी होगी। ठीक है, वैल्यूएशन के लिए बोरोवर की इनवॉइस मैंडेटरी होगी, तो बोरो करके जो किया तो बोरोवर से तो इनवॉइस तो लेना ही पड़ेगा भैया। सर्कुलर यहाँ पर बोलता है जीएसटी पॉलिसी विंग का वाउचर पर जीएसटी तभी लगेगा जब रिडेम्पशन के समय गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर स्पष्ट हो। ओपन वाउचर जो कि किसी भी आइटम में रिडीम हो सकता है, जीएसटी लागू नहीं होगा जब तक रिडम्पशन ना हो। तो ये तो वैल्यूएशन रूल में ही रूल आता है कि जो ओपन वाउचर होता है जिसका जब आप रिडीम करने के लिए जाओगे तब जीएसटी लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई के रूल में आता है। ठीक है, लेकिन वाउचर पर जीएसटी तब लगेगा रिडम्पशन के टाइम, वाउचर पर जीएसटी तब लगेगा जब रिडम्पशन का समय गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर स्पष्ट हो। टाइम और नेचर दोनों अगर क्लियर हो तो फिर इमीडिएट लग जाएगा, और टाइम एंड नेचर क्लियर नहीं है तो जिस वक्त रिडीम करने के लिए जाओगे उस वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माना कि रीपोजेस ऑफ द गुड्स की वैल्यूएशन बोरोवर की ओरिजिनल परचेज प्राइस से ही की जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल गेन का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसी हिसाब से लिया जाएगा। 5% पर क्वार्टर की कटौती को अपलोड किया जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स पर आईटीसी लेने की स्थिति में डिफरेंशियल मार्जिन मेथड को वैलिड माना जाएगा। तो आईटीसी लेते हो तो डिफरेंशियल मार्जिन मेथड तो यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट किया ही जाएगा। तो आईटीसी लिए तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देख लो क्या होता था कि जब आईटीसी हम लोग यहाँ पर लेते थे, आईटीसी नहीं लिया तो -50 पर डायरेक्ट करते थे, और आईटीसी लिया तो फिर आपका वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि नोटिफाइड गवर्नमेंट एंटिटी किसी डिस्ट्रिक्ट पर्सन से सेवा प्रदान करती है तो वैल्यूएशन रूल। यदि सेवा नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और रेसिपिएंट उस सेवा पर फुल आईटीसी उपलब्ध है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई नील माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पर्सन का अर्थ होता है एक ही पैन के अंतर्गत अलग अलग जीएसटी का जो एक ही राज्य में या फिर अलग राज्य में आपका जो है ना वो ब्रांच ऑफिस एजेंसीज वगैरह सब है। तो यदि नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट है तो रिसिपिएंट उसी सेवा पर आईटीसी उपलब्ध है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना आईटीसी लेने के बावजूद भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नील माना जाएगा। ठीक है, नोटिफाइड सर्विस के केस में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी एक सर्विस देती है अपने ही किसी अन्य
गवर्नमेंट को, मतलब जैसे एक डिपार्टमेंट है बीएसएनएल मान लो, और वो सर्विस देती है अदर बीएसएनएल को, तो रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल रहा है, तो फिर फुल आईटीसी रिसिपिएंट को मिला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई नील माना जाएगा, आईटीसी को रोक लगाने के लिए ऐसा कर दिया होगा। रूल 32(7) को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये केवल नोटिफाइड सर्विस बाय गवर्नमेंट पर लागू होता है। नॉन नोटिफाइड या कमर्शियल नेचर की सर्विस पर यह छूट नहीं मिलती है। यदि गवर्नमेंट एंटिटी डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सर्विस देती है तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एंटिटी अदर देन अपने डिपार्टमेंट को दिया तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। रूल 32 का 7 लागू नहीं होगा और वैल्यूएशन सेक्शन 15 के हिसाब से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रूल 32(7) केवल तभी लागू होगा जब सप्लाई नोटिफाइड हो, रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिले। यदि कोई भी शर्तें पूरी नहीं होती है तो डिक्लेयर्ड वैल्यू या ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से जीएसटी लगेगा। रूल 34 बोलता है कि एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में कौन सा लेगा, तो यानी कि बोलता है कि एक्सचेंज रेट एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी कस्टम रूल के हिसाब से लिया जाएगा और रिलेवेंट रेट लिया जाएगा सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। तो भाई जो सीबीआईसी का जो गुड्स के केस में भैया कस्टम एक्ट वाला जो है ना रेट ले लो सीबीआईसी के हिसाब से जो गुड्स के केस में रेट होता है, और लेकिन डेट लो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में गैप के हिसाब से एक्सचेंज रेट ले लो, लेकिन डेट ले लो टाइम ऑफ सप्लाई के सेक्शन 13 के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूसिव रेट ऑफ टैक्स। जब इनवाइस में टोटल वैल्यू दिया गया है तो सीधा आप क्या करोगे कि जैसे 28% का 18% का जीएसटी रेट है तो 118 से डिवाइड करो और 18 से मल्टीप्लाई करो तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करो तो फिर आपका कौन सा कैलकुलेशन आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पर कुछ देखते हैं। रूल 34 के हिसाब से गैप बेस्ड एक्सचेंज रेट को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ऑडिट सर्टिफाइड रेट ही मान्य होगा। सेल्स ऑफ गुड्स के लिए सीबीआईसी द्वारा जारी किया गया रेट मान्यता दी जाएगी, सीबीआईसी ने जारी किया है तो, लेकिन गैप में ऑडिट सर्टिफिकेट मान्य होगा, यानी कि आपका रूल 34 में सर्विस में थोड़ा चक्कर लगा दिया। रूल 35 को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि इंक्लूसिव प्राइसिंग वाले इनवॉइस में यह फॉर्मूला अनिवार्य रूप से लागू होगा। जाहिर सी बात है कोई तरीका ही नहीं है, दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। इस फार्मूला के हिसाब से ऑटो कैलकुलेट करने के लिए ईआरपी को बोला गया है, एसएपी वगैरह को, कि ऑटो कैलकुलेट करने के लिए तुम ये कर लो। अब यानी कि बात करते हैं कि कोर्ट में गैप बेस्ड रेट को तभी मान्यता दी जाएगी जब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दिया गया हो और ऑडिटिंग सर्टिफिकेट, तुमको ऑडिट सर्टिफिकेट लेकर देना पड़ेगा। टैक्स इंक्लूसिव वैल्यूएशन में रूल 35 को मैंडेटरी किया गया है, स्पेशली B2B ट्रांजेक्शन के लिए। इंक्लूसिव वैल्यूएशन B2B ट्रांजेक्शन के लिए तो भैया मैंडेटरी है ही। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।